क्या ऐसी वजूहात थी या क्या ऐसी रुकावटें थी कि आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, आपकी जो कारकर्दगी है वो मुतासर हो रही थी? नहीं, देखिए ना, मेरा मसला है कि मैंने लोगों से टैक्स वसूल करना है और उसमें रिटेलर होलसेलर थे। अगर दुकानदार हड़ताल कर रहे हैं और वो रजिस्टर नहीं हो रहे और मैं उनको साथ अगर फोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकता या उनको रजिस्टर नहीं कर सकता या पॉलिटिकल प्रेशर नहीं ले सकता, तो मुझे वहां बैठने का क्या फायदा है? मुझे एफबीआर में ट्रांसफर पोस्टिंग तो नहीं करनी ना, सिर्फ मुझे तो टैक्स की बेस बढ़ानी है। अगर मैं टैक्स की बेस नहीं बढ़ा पाता तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं कुर्सी पे बैठा रहूं इस्लामाबाद में? इसलिए मैंने छोड़ दिया। सिंपल है कि मैं ये नाकामी कह लें, इसको जो मर्जी कह लें, मगर इसके लिए पॉलिटिकल गवर्नमेंट चाहिएगी। आपको बाजारों में जाके लोगों को रजिस्टर कराना पड़ेगा, लोगों ने नहीं करना। पॉलिटिकल गवर्नमेंट के पास इतनी सलाहियत नहीं है, वो नहीं करते। अब ये तो रियासत का मसला है कि रियासत रेट कैसे कायम करेगी, ये मसला है पाकिस्तान का। वो तो आप रेट कायम नहीं हो पा रही है। हुकूमत को ऐसा क्या करना चाहिए था कि आप इफेक्टिव साबित हो सकते? नहीं, हुकूमत को चाहिए था कि अगर हड़ताल हो रही है होने दें। देखिए ना, अगर प्रॉब्लम ये आती है ना, बात होती है कि हड़ताल होगी, आप लोग मीडिया वाले बोलेंगे बाजार बंद हो गए, ये हो गया, चीजें नहीं मिल रही। अगर रिटेलर टैक्स नहीं देता और हम उनको पकड़ने जाते हैं और वो हड़ताल करते हैं तो होने दे हड़ताल। बांग्लादेश में जब ये लॉ आया था 15 दिन तक पूरे बाजार बंद रहे थे। तो हमें या तो फैसला कर लें कि हमें दुकानदारों को खुश रखना है या पाकिस्तान को चलाना है। अब ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान भी चलता रहे और हर बंदा खुश भी रहे। देखें, जब ये नहीं हो सकता ना कि पाकिस्तान में हर बंदा खुश भी रहे, उसको टैक्स भी नहीं दे, कोई परेशानी भी नहीं हो अभी आदमी के पास, और पाकिस्तान भी चलता रहे। तो अब आप या तो पाकिस्तान बंद नहीं चलेगा या दूसरे लोग खुश नहीं होंगे। तो ये तो एक बड़ा सिंपल बैलेंस है ना। इस बात को अगर समझा जाए तो यही मसला हर जगह पर आ रहा है पाकिस्तान में। वो पॉलिटिकल, हमारी जो गवर्नमेंट है, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो माशाल्लाह की गवर्नमेंट हो, उनके पास सलाहियत ही नहीं है कि वो किसी बंदे के साथ रेट कायम कर सके। देखिए, बात सुने, रियासत जो होती है ना, एक स्टेट, उसके पास सिर्फ 2 राइट होते हैं, टैक्स कलेक्ट करने का राइट या लोगों को सिक्योरिटी देने का राइट। अगर ये दोनों राइट नहीं है तो रियासत कोई चीज नहीं होती। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली रियासत दोनों चीजों में नाकाम हो चुकी है। ना वो लोगों को सिक्योरिटी दे पा रही है, ना वो लोगों को टैक्स वसूल कर पा रही है। तो ये मसला सियासी नहीं है, ये रियासत का मसला आ गया है। और जब तक रियासत अपना जोर नहीं लगाएगी, अमेरिका में लोग क्यों टैक्स देते हैं, इंग्लैंड में लोग क्यों टैक्स देते हैं, दुबई में क्यों टैक्स देते हैं? ये दुबई में क्यों लोग रियासत के अंदर पावर है ना। अब रियासत अगर बेकार हो गई है तो हम क्या कर सकते हैं? और सियासतदानों ने बेकार की है ना जी। ये नहीं चाहते कि रियासत कामयाब हो, और इसकी वजह से आज पाकिस्तान में जो कुछ आप देख रहे हैं। ठीक है, तो शबर साहब, रूस से जो बार बार कर रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले, और अभी शौकत तरीन साहब ने भी फिर से कही है, और मगरबी ममालिक को भी हम देखते हैं कि वो रूस से जो है वो बड़े पैमाने पर तेल की खरीदारी करते हैं। और आलमी मंडियों में जब तेल की कीमतों में इजाफा हुआ तो उन्हें कहीं ना कहीं यूक्रेन की वजह से जो उन्होंने पाबंदियां लगाई थी उनको उसमें नरमी करनी पड़ी, और उन्होंने फिर से रूस से जो तेल की खरीदारी है उसको, मतलब उनकी प्रायोरिटी ये है कि उनको किस चीज में फायदा है। वो ये नहीं देखते कि आलमी सतह पर इसमें क्या हो रहा है, तो जिसमें उनको फायदा नजर आता है वो उसकी तरफ मूव कर जाते हैं। क्या ऐसी वजह है कि हम जो है वो रूस से खरीदारी नहीं कर सकते? देखिए, इंडिया रूस से खरीदारी कर रहा है, उस पर कोई सैंक्शन नहीं है। हम रूस से खरीदारी करते हैं, हम पे सैंक्शन है। तो आप ये बताएं कि क्या जो सैंक्शन है वो जो डेटो है वो हमारे दुश्मन है या हमारी कोई खराबी है? बात ये है कि हमारे पास बार्गेनिंग पावर नहीं है ना। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है। मैं कह रहा हूं हमारे पास बार्गेनिंग पावर नहीं है ना जी। इंडिया के साथ अमेरिकन नहीं पंगा ले सकते ना जी। तो उन्होंने उनको अलाउ कर रहे हैं कि आप बाय करें यूक्रेन से। हमारे पास तो खाने को रोटी नहीं है। हम तो अगर वाशिंगटन से एक फूल नहीं आएगा या वाशिंगटन से हमें एक कागज नहीं मिलेगा तो हमारा तो मुल्क बैठ जाएगा ना। तो ये बात समझे ना, ये बात इसलिए नहीं है कि हम मुसलमान हैं, ये बात इसलिए है कि हम बड़े नालायक हैं, हमारे पास कुछ नहीं है ना। अब हम वो तो सिर्फ उससे देखिए, जो होती है ना, माँ भी उस बच्चे से डरती है जो कमा के लाता है। हम तो एक नालायक से मुल्क है, तो हमारी नालायक से मुल्क को क्यों एक्सेप्ट करेंगे कि हमारे ऊपर कोई कंसेशन दें? तो ये तो रियलिटी का हमारा ये है। सही। तो शबर साहब, कहीं ना कहीं हम डिसीजंस में और उन चीज़ों में कि लैक करते हैं कि जो हमारा जो मौक़िफ़ है या हमारा जो एक नैरेटिव है वो हम आलमी दुनिया तक पहुंचा सकें, या जो हमारे मसाइल हैं हम उनको डिस्कस कर सकें। एक और अहम सवाल हम देखते हैं कि जब भी जो हुकूमत है, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो आपने लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल करते हैं ना, नैरेटिव, ओ भाई, नैरेटिव कौन सा नैरेटिव?
आपका नैरेटिव तो ये है कि अफगानिस्तान में तालिबान होंगे या नहीं होंगे, तालिबान होंगे या नहीं होंगे। आपका नैरेटिव क्या है? आप तो 75 साल से इस बात के ऊपर बैठे हैं कि यार हम एक चौक पे बैठे हैं जहां सारी रियासतें आ गई हैं, तो हमें बत्ता दो कि हमें रियासत की लोकेशन हमें बत्ता दे रहे हैं हम बेसिकली। तो नैरेटिव क्या है हमारा? अब आज की दुनिया में नैरेटिव कोई नहीं होता, जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कोई नैरेटिव नहीं होता। नैरेटिव होता है आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। तो आपका नैरेटिव कोई नैरेटिव नहीं है। आप नैरेटिव की बात करिए, हमारा कोई नैरेटिव नहीं है। हमारे वजीर खारजा को कोई अहमियत नहीं दी जाती, चाहे कोई भी हो अमेरिका में, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए। तो नैरेटिव आप जो बात करें कि पाकिस्तान का नैरेटिव है, पाकिस्तान का कोई नैरेटिव नहीं है। पाकिस्तान का नैरेटिव ये है कि हम रशिया, चाइना और अमेरिका और इंडिया के दरमियान में एक स्टेट है और हमारी जियो पॉलिटिकल जो लोकेशन है इसका हमें भत्ता दे दें, 4 पैसे में दे दें। ये हमारा नैरेटिव है। और क्या नैरेटिव है? ये अफगानिस्तान में तालिबान को हम कंट्रोल कर लेते हैं, इसके में पैसे देते हैं, ये हमारा नैरेटिव है। इस नैरेटिव पे मुल्क नहीं चलते बेसिकली। आप इस बात को समझे ना। और शबर साहब, पाकिस्तान की हैसियत क्या है आलमी बरादरी में? एक प्रॉब्लम बढ़ गई है ना। एक कमजोर मुल्क, एक माशी तौर पे कमजोर मुल्क, जो कि बहुत माशी तौर पे कमजोर है, उसके बाद एटम बम भी है। तो ये तो, और अगर आप सोचें कि दुनिया के लिए तो एक मॉन्स्टर बन चुका है ना, एक मुल्क जिसके पास एटम बम है और वो माशी तौर पर इतना कमजोर है कि वो एक लेटर ऑफ इंटेंट में चल रहा है। हमें ये सोचना चाहिए कि अब जो हमारी दूसरी साइड है वो हमें किस तरह देखती है। देखिए ना, हम अगर हम माशी तौर पर मजबूत होते। शबर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं पूछना चाहती हूँ कि हम देखते हैं कि जब भी हमारी हुकूमत जो है वो हमें रिलीफ देने की बात करती है, तो या तो उसका टारगेट जो है वो गरीब अवाम होते हैं, या फिर जो है अब गरीब को इस तरह से करते हैं कि उसको सब्सिडी दे देते हैं, राशन कार्ड दे देते हैं, फिर या फिर जो एहसास प्रोग्राम टाइप जो प्रोग्राम्स हैं वो लॉन्च कर देते हैं, जिससे मिडिल क्लास का कोई लेना देना नहीं होता। मिडिल क्लास हम देखते हैं कि जो इस मुल्क का इस वक्त एक बड़ा हिस्सा है, बड़ा कैडर है, और हमने देखा है कि जहां पर जो मिडिल क्लास है वो तादाद में बड़ी होती है, वो मुल्क तरक्की करते हैं। तो क्या वजह है कि हमारे यहाँ मिडिल क्लास जो है वो बड़ी होने के बावजूद हम तरक्की में बहुत पीछे हैं? एक तो आपने इस तरफ निशानदेही कर दी, लेकिन कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा करना, उसके लिए पॉलिसीज बनाना, एक्सेस टू कैपिटल करना, कहीं ना कहीं हुकूमत की जिम्मेदारी, सियासतदानों की जिम्मेदारी भी तो है। देखिए, बड़ी अच्छी बात की आपने, इस पे मैं पूरा प्रोग्राम कर सकता हूं। देखिए, मिडिल क्लास वहां होती है जहां कबायली निजाम नहीं होता, जहां फ्यूडलिज्म नहीं होता। जहां पे फ्यूडलिज्म माइंडसेट में होता है वहां कभी मिडिल क्लास नहीं होती। एहसास प्रोग्राम खैरात है, हम खैरात देने के लिए फिर रहे हैं। ईदी खैरात है, छिपा खैरात है। खैरात ये होती है कि फ्यूडल अपने हारी को पैसे देता है, रोटी दे देता है। तो पाकिस्तान के हुक्मरानों का, पाकिस्तान की स्टेट का माइंडसेट ये है कि भाई मैं बादशाह हूं और मैं अपने अवाम को एहसास प्रोग्राम के तहत खाना खिला दूं। वहां जाके खाना खा लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी जाके खाना खा लेते हैं। तो लेकिन मिडिल क्लास को इसकी जरूरत नहीं होती शबर साहब। मिडिल क्लास जो है वो अस्पतालों में भी, सरकारी अस्पतालों में नहीं जाती, क्योंकि उसको ये होता है कि हम अपनी औलाद को या जो हम कमाते हैं वो हम अपने अच्छे अस्पतालों में लगाएं। अच्छी सेहत उनको चाहिए, उनको अच्छे स्कूल्स चाहिए, क्योंकि वो अपने बच्चों को जो है वो अच्छे स्कूल्स में दाखिल कराते हैं, वो सरकारी स्कूलों की तरफ नहीं जाते। तो फिर ये सब किस लिए? आप मिडिल क्लास को जो है वो एक्सेस टू कैपिटल दे दें, ताकि जो है वो मुल्क कहीं ना कहीं जो है वो तरक्की करता हुआ नजर भी आएगा। फिर आप मेरी बात नहीं समझ रही ना। मैं तो कह रहा हूं ना, ये जो सारी बातें आप कर रही हैं किताबों में बड़ी अच्छी लगती हैं, मगर जो फ्यूडल माइंडसेट है वो ये है कि एक कुछ फ्यूडल हैं और उनके कुछ महकूम हैं। तो पाकिस्तान का माइंडसेट फ्यूडल है ना। आप मेरी बात सुनिए, मिडिल क्लास वहां आएगी जब माइंडसेट फ्यूडल नहीं होगा। ये असेंबली के अंदर जो बैठे हुए हैं, जो हमारा आप बताइए, एक बात बताइए, जर्नैल में और फौजी सिपाही में कितना फर्क होता है जिंदगी के मेयार में। तो ये जो हमारा पूरा माशरे के अंदर एक फ्यूडलिज्म को आपने जन्म दे दिया है, ये फ्यूडलिज्म आपके मिडिल क्लास को तबाह करती है। फ्यूडलिज्म में मिडिल क्लास नहीं होती। फ्यूडल में एक फ्यूडल होता है जिसके पास जमीन होती है, और एक हारी होता है जो जमीन पे काम कर रहा होता है। वो हारी को जाके पैसे, एहसास प्रोग्राम में पैसे दे देता है। तो आप समझे ना, आप जो बात कर रही है बड़ी अच्छी बात है, किताबें बड़ी अच्छी लगती हैं। मिडिल क्लास वहां आती है जहां फ्यूडलिज्म को तोड़ दिया जाता है। पाकिस्तान में लैंड रिफॉर्म हुई है, पाकिस्तान में बत्तागिरी है, लैंड सीकिंग है, तो फ्यूडल बनते जा रहे हैं, नए नए फ्यूडल बनते जा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की शबर साहब।